डिफरेंशिएशन को देख रहे थे हम। तो आर्टरीज और वेन्स में मैंने क्या क्या डिफरेंस मतलब लिख दिया था, क्या क्या बता। हाँ सर तो बेसिकली सर ये होता है, आर्टरीज जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और ये ब्लड होता है हार्ट से सेल्स तक, ठीक है। और फिर जो हमारी वेन होती है सर, वो होती है सर सेल, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और ये होता है सेल से हार्ट तक। बिल्कुल सही है ना। और सर कॉमन एग्जांपल हुए पल्मोनरी आर्टरी और एक पल्मोनरी वेन। नहीं 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 नहीं, वो एक्सेप्शन ये था। अच्छा नहीं, एक्सेप्शन है। हाँ, जो हार्ट से ब्लड दूर तो लेके जाती है पल्मोनरी आर्टरी, लेकिन उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता और है। सर जो हमारी आर्टरीज होती है सर, ये दोनों कार्य करती है, बट ये अलग छोटे छोटी होती है। हाँ हाँ, ल्यूमेन इसका छोटा होता है ना, हमने ड्रॉ किया था। और क्या लिखा था हमने, एक वेल्स के बारे में भी लिखा था। हाँ, लास्ट में मैंने लिखा था आपको, आर्टरीज आर डीप सीटेड। डीप सीटेड का मतलब होता है, देखिए, क्या, अभी सही आ रही है? तो इसको कैसे रोकूं? चलिए, इधर आर्टरी है और इधर वेन्स था। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? यहाँ से तो मतलब नहीं दिख रहा, नीचे का ही है। अब ठीक है। थोड़ा और सर, थोड़ा सा और सर, आर्टिकल करते हैं, हाँ आर्टिकल। ठीक है, तो जो आर्टरी हैं और जो वेन्स हैं उसमें हम डिफरेंसेस पढ़ रहे थे। और लास्ट में मैंने यहाँ पे लिखा था कि आर्टरीज आर डीपली सीटेड। डीपली सीटेड का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम ले ले, ये हमारी स्किन है, ठीक है, समझ में आई? तो जो मेजर जो आर्टरीज हैं, बहुत जो आर्टरीज होती हैं, वो नीचे की साइड प्रेजेंट होती हैं, है ना, यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगी इस तरीके से आर्टरीज जो होती हैं। और जो वेन्स होती हैं, दे आर बेसिकली प्रेजेंट ऑन द सुपीरियर साइड। सुपीरियर मतलब स्किन के ज़्यादा पास होती हैं, यहाँ पे होती हैं जो वेन्स होती हैं। आप जो ऐसे देखते हो, हाथ में ऐसे देख रहे हो आप, तो आपको यहाँ पे ब्लड वेसल्स ऐसे नजर आती है ना, है ना। बाकी और भी जगह, कई सारी जगह आपको ब्लड वेसल्स नजर आती होंगी। तो मुझे दिखती नहीं है सर, मुझे अपनी वेन्स दिखती है। हाँ, तो बेसिकली वो क्या होती हैं, कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं, वो वेन्स होती हैं, है ना। तो वेन्स क्योंकि ऊपर की साइड हैं, तो उसको हम लिखते हैं दे आर सुपरफिशियल। सर बट वेन्स का कलर ग्रीन सा होता है ना। हाँ, ग्रीनिश एंड ब्लूइश कलर का होता है वो, ठीक है। तो दे आर सुपरफिशियल, समझ में आई ना। और जो आर्टरीज हैं वो कैसी हैं, डीपली सीटेड। डीपली सीटेड मतलब अंदर की तरफ है थोड़ा। सर तो जो आप नस काटने की बात करते हो, हमारी वेन कटती है। हाँ, ऊपर अगर है तो वेन कट रही है, अगर बहुत ही ऊपर सुपरफिशियल है तो। अब इसको ऐसे ही क्यों रखा गया है, आर्टरी को बाहर क्यों नहीं रखा गया और वेन्स को अंदर क्यों नहीं रखा गया? आर्टरी में क्या होता है, ज़्यादा ब्लड प्रेशर रहता है, क्योंकि आपको याद होगा। अच्छा सर, मेरी ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी सर। हाँ अगर आप या मैं वो नाम तो बोल दूँ, क्या नाम था, बायो का नाम। हाँ, बोलो बोलो। हाँ सर, मैं कह रहा था सर, जैसे मेरे जो दो जेनेटिक्स वाले चैप्टर्स आ रहे हैं ना, हाँ हाँ, तो लाइक नाम लाइक एक वर्कशीट बना सकते हैं जिसमें लाइक वो जो सारे पॉसिबल क्वेश्चंस हो जेनेटिक्स के रिगार्डिंग तो सब लिख दूँ। आप ऐसा करना कि एक मैसेज ड्रॉप कर देना ग्रुप में, है ना। सर वैसे अभी आपके हिसाब से मंडे को क्लासेस 4 बजे होगा, बिकॉज आफ्टरनून में मेरी भी बहुत जरूरी है। हाँ, ऐसा कर लेना, है ना, कॉल कर लेना है, मैसेज कर लेना उनसे, रिवीजन क्लास का भी डिस्कस कर लेना और वो जो आप वर्कशीट बोल रहे हो उसका भी डिस्कस कर लेना।
है ना। तो ये जैसे हमारे पास हार्ट है ना। अब हमें पता है कि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है यहाँ से अयोटा निकलती है, ऐसे ही होता है। अयोटा आगे चल करके फर्दर कई सारी किस में डिवाइड हो जाती है, आर्टरीज में, है ना। तो जब यहाँ से ब्लड जैसे ही पंप होता है, यहाँ से वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ब्लड यहाँ से पंप होके बाहर निकलना जाता है, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ अयोटा में, इन आर्टरीज में ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा होगा, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर यहाँ पे कैसा होता है, बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर, किसमें, आर्टरीज में, हाई ब्लड प्रेशर। समझ में आ रही बात। और क्या इसी वजह से हमने आर्टरी की जो वॉल थी वो थिक बनाई थी, ताकि हाई प्रेशर में ऐसा ना हो जाए कि आर्टरीज की वॉल बर्स्ट कर जाए, फट जाए। क्लियर है। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन कि हाई ब्लड प्रेशर है, इसीलिए हमने आर्टरीज की वॉल को थिक रखा था, और उसका जो ल्यूमेन है वो भी क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है। क्लियर है, ठीक। क्या कह रहे हो, ल्यूमन, ल्यूमन, ल्यूमन मतलब वो अंदर का स्पेस, जो जैसे मान लेते हैं आर्टरी है, फिर ये इसकी वॉल वगैरह हो गई ये सारी, है ना। कल हमने डायग्राम भी ड्रॉ किया था ना लास्ट क्लास में। तो ये जो बीच वाला स्पेस है उसको ल्यूमन बोल रहे हैं। हाँ, जिसमें से अंदर से होते हुए ब्लड जाता है, जिसमें फ्लो करता है वो। इसमें स्मूथ मसल्स हैं जो बीच वाली लेयर है, बाहर की तरफ कनेक्टिव टिश्यू है, क्लियर, और अंदर की तरफ जो एक लेयर होती है उसको हम एंडोथीलियम बोलते हैं। तो डिफरेंट, नहीं आरबीसी नहीं है। सेल में एपिथेलियल सेल होता है जो सबसे अंदर की तरफ होता है, यहाँ पे मसल की सेल होती हैं बीच वाली लेयर में, और बाहर भी एपिथेलियल सेल्स होती हैं, कनेक्टिव टिश्यूज रहती हैं और कुछ एपिथेलियल सेल्स भी रहती हैं। वो जब सेल वाली जो बात है ना, वो आप हायर क्लासेस में जब पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो हमने यहाँ देखा कि हाई ब्लड प्रेशर इज देयर इन द आर्टरी बिकॉज द ब्लड इज पम्प्ड बाय द वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड निकलता है तो हाई प्रेशर से निकलता है, इस वजह से सारी आर्टरीज में जो प्रेशर रहेगा वो हाई रहेगा। ठीक इसके अपोजिट अगर हम वेन्स में बात करें, तो वेन्स हमने पहले ही बता दिया कि दे आर सुपरफिशियल, एंड क्योंकि ये सुपरफिशियल है तो इनमें इतना प्रेशर शायद नहीं होता होगा। क्यों नहीं होता होगा इतना प्रेशर उनमें, क्योंकि आपको भी पता है कि अलग अलग जब हम सेल से, है ना, या हम टिश्यूज से क्या करेंगे, यहां से कलेक्ट करेंगे ब्लड को, यहां से कलेक्ट करेंगे, तो ये कोई ब्लड पंप थोड़ी करता होगा सेल, ये तो बस आराम से यहाँ पे डाल देता होगा। क्लियर है, यहाँ पे CO2 डाल देगा और उसके बाद क्या होगा, धीरे 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 ऊपर चलेगा। तो क्योंकि ये धीरे जा रहा है, इसका मतलब क्या है, लो प्रेशर से जाता है ना, लो प्रेशर से जाता है। कहां से, टिश्यू से होते हुए किधर की तरफ, टुवर्ड्स द हार्ट, है ना, टुवर्ड्स द हार्ट। लो प्रेशर में ये जाता है वेन्स में, वेन्स में ट्रेवल करते हुए। इतनी बात समझ में आई, क्लियर। तो यहां पे हम लिख देंगे कि दे हैव, ब्लड जो है वहां पे कैसा रहता है, ब्लड इज इन लोअर प्रेशर, हल्का सा लोअर प्रेशर रहेगा, उतना हाई प्रेशर नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई पंपिंग ऑर्गन इस तरीके का नहीं है। पंपिंग ऑर्गन नहीं है तो आराम आराम से ब्लड ऊपर की तरफ चलेगा। क्लियर, ठीक है। प्रेशर इज बेसिकली, जैसे मैं अभी खड़ा हूं, मैं यहाँ पे इस बोर्ड पे ऐसे प्रेशर लगाऊं, प्रेशर मतलब फोर्स लगाऊं, तो इस पर्टिकुलर एरिया पे मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, इसी को बोलते हैं प्रेशर लगाना, है ना। जब मैं इसको पुश कर रहा हूँ तो फोर्स लगा रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं प्रेशर, है ना। पर यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लगता है। तो सेम एज इट इज, जब आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, है ना, इसमें जब वो ब्लड फ्लो कर रहा होगा, तो
जो वो ब्लड है वो क्या इधर प्रेशर डाल रहा होगा इसकी आर्टरी की वॉल पे या ब्लड वेसल्स की वॉल पे, तो यहाँ पे ऐसे प्रेशर डालता रहता होगा। क्लियर? आप सपोज करिए कि आप गार्डनिंग है ना होती है, या आप सुबह कार वॉश कर रहे हैं, तो वो जो पाइप होती है, पाइप में अगर आप टैप को थोड़ा सा धीरे खोलेंगे तो पानी का प्रेशर क्या होता है, कम आता है। तो जो ट्यूब होगी है ना, जो पाइप होगी, उसकी जो वॉल्स होंगी वो भी थोड़ी ऐसी फ्लैसिड होंगी, मतलब श्रिंक्ड होंगी, ज़्यादा ऐसे फैलती नहीं है। लेकिन पानी का प्रेशर आप अगर चेंज कर दोगे तो उसमें जो वाटर है वो वॉल्स पे क्या करता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाता है, और आपकी जो पाइप है वो बहुत ही क्या हो जाती है, स्टिफ हो जाती है। ऐसे ही होता है वॉल्स पे। या फिर हम चलो बलून को ले लेते हैं। बलून में मान लेते हैं आपने हल्की सी हवा भरी, तो हवा क्या कर रही है, इसकी वॉल पे क्या लगाती है, एक्सपैंड करती है, तो प्रेशर लगा रही है ना। समझ में आई? अगर हम इसमें और ज्यादा एयर फिल करेंगे तो क्या ये और ज्यादा इसकी वॉल पे प्रेशर लगाएगी और इस बलून का एनलार्जमेंट हो जाएगा। समझ में आ रही ना बातें? तो प्रेशर इज बेसिकली क्या, द फोर्स विच इज अप्लाइड टू द वॉल, फोर्स विच इज अप्लाइड टू द वॉल। ये चाहे बलून की बात हो तो वहां पे एयर जो है प्रेशर लगाता है, ये ब्लड वेसल की बात है तो यहाँ पे प्रेशर कौन लगा रहा है बच्चे, ब्लड। क्लियर है? अब जब हार्ट पंप करता है तो हार्ट जब पंप करेगा तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर हो रही ना बातें? और जब वो नहीं कर रहा पंप तो क्या होता है, स्लो हो जाता है। 1 मिनट में कॉल रिसीव कर रहा हूँ। हेलो, यस मैम। हाँ, इंग्लिश में पढ़ा देंगे। हाँ ठीक है। हाँ, पहले एक बार हम भी ट्रायल ले लें, है ना। बाकी अगर प्योर हिंदी रहेगा तो आप मना कर देना, है ना। ठीक। हेलो। तो ऐसे ही जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें क्या होता है, ब्लड जो फ्लो कर रहा है वो प्रेशर के साथ कर रहा है। क्लियर? अगर बहुत ज़्यादा लो प्रेशर हो जाता है तो क्या कोई डिसएडवांटेज है, और या फिर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्या कोई डिसएडवांटेज है? क्या? हाई प्रेशर पे लेते हैं पहले। हाई प्रेशर अगर हो, अगर हाई प्रेशर होता है सर, तो ब्लड अगर ज्यादा प्रेशर लगा रहा है वॉल्स पे सर, तो आर्टरी वगैरह ब्लास्ट हो सकती है, हाँ फट सकती है, बिल्कुल सही है ना। उससे स्लो ब्लड वहीं पे गिर जाएगा, पूरी बॉडी में सब फैल जाएगा, और लाइक जो सही जगह पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, फिर बिल्कुल इन्फेक्शन सही, होगा। बिल्कुल सही है ना। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हाई ब्लड प्रेशर के अंडर ब्लड वेसल्स क्या हो जाती हैं, रप्चर हो जाती हैं, बस्ट कर जाती हैं, और वहाँ पे फिर वो ब्लड लीक करने लगता है, वो हेमोरेजिक कंडीशन डेवलप हो जाती है, और अंदर ही अंदर वो जो ऑर्गन है उस वो डेड हो जाएगा, क्योंकि वहाँ तक ब्लड पहुँचेगा ही नहीं, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में वो ऑर्गन डेड हो जाएगा। फिर अल्टीमेटली अगर जल्दी से जल्दी हमने इसको सही नहीं किया तो हो सकता है ऑर्गेनिज्म का भी डेथ हो जाए, मतलब पूरी बॉडी का डेथ हो जाएगा। ठीक है? लो ब्लड प्रेशर में क्या होगा, अगर लो ब्लड प्रेशर रहा तो सब ब्लड सर एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंच ही नहीं पाएगा, चाहे वो ऑक्सीजन की और बिना ऑक्सीजन की, बिल्कुल अगर से, पहुंचता है तो सर फिर क्या ही होगा। बिल्कुल सही है ना। सर मेरे दादी का लो प्रेशर हो गया था, मैं उनको फ्रूट ही दी थी। हाँ, तो क्योंकि जैसे आप क्या करो, आप जैसे एक पाइप है बच्चे, मैं आपको समझाता हूँ, है ना। ये एक पाइप ले ली हमने, मान लेते हैं कि इसमें वाटर है, लेकिन अभी इतना इतना वाटर है इसमें, ठीक है। तो क्या ये इसकी वॉल पे प्रेशर डाल रहा होगा, नहीं डाल रहा होगा, डाल रहा होगा। तो यहाँ पे डाल रहा होगा प्रेशर, लेकिन बहुत ज़्यादा तो नहीं डाल रहा होगा, क्योंकि अभी पानी क्या है, बहुत कम है। अच्छा, तो अभी आपने कहा कि आपकी दादी का लो ब्लड प्रेशर था, मतलब लो बीपी था, ठीक है। अच्छा,
ब्लड प्रेशर थोड़ा तो रिक्वायरमेंट होता ही है, एक सर्टेन लेवल का होना ही चाहिए। क्यों? जैसे मान लेते हैं ये आर्टरी है, ब्लड लेके आ रही है हार्ट से, फिर ये बहुत सारी क्या हो जाती है, कैपिलरीज में क्या कर जाती है, डिवाइड कर जाती है। ऐसे ही होता है ना, बताइए बच्चे। और इसके आसपास क्या होती हैं, काफी सारी सेल्स होती हैं। अब ये बताइए कि ये जो सेल्स हैं इनको क्या मिलेगा, इनको मिलेगा ऑक्सीजन, इनको मिलेगा ग्लूकोज। समझ में आ रही है ना बातें? तो यहाँ ब्लड में ऐसा क्या है जो इनको बाहर पहुंचा दे रहा है, ऑक्सीजन को और ग्लूकोज को? तो कहता है कि ब्लड में एक चीज होती है उसको बोलते हैं प्लाज्मा। हमने बहुत पहले पढ़ा था ना, ब्लड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक लिक्विड वाला पोर्शन प्लाज्मा और एक आरबीसी जो मतलब सेलुलर वाला पार्ट होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, याद है कि नहीं याद है? और प्लाज्मा याद है कि नहीं याद है? हाँ उसी में होता है ना, उस लिक्विड वाले पोर्शन में। तो बेसिकली क्या होता है, ये प्लाज्मा यहाँ बाहर की तरफ क्या करता है, जाता है। तो यहाँ पे प्लाज्मा इकट्ठा हो गया, समझ में आई? क्या इसी प्लाज्मा में जो आपके ऑक्सीजन वगैरह थे वो भी डिसॉल्व थे? तो ये ऑक्सीजन यहाँ से कौन ले लेगा, ये ले लेगा। ठीक, तो प्लाज्मा बाहर निकलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लड वेसल से, ब्लड कैपिलरी से प्लाज्मा बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो ब्लड कैपिलरीज के अंदर प्लाज्मा है उसी में ही ऑक्सीजन डिसॉल्व है, उसी में ही आपका जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ना, वो क्या हो रखा है, डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर प्लाज्मा बाहर नहीं आएगा तो जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है और सप्लाई ऑफ ग्लूकोज है वो भी नहीं हो पाएगा। क्लियर? तो ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाएगा, ग्लूकोज भी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उसी प्लाज्मा में ही ऑक्सीजन और ये ग्लूकोज वगैरह डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप बाहर कैसे निकालोगे, प्लाज्मा को बाहर कैसे निकालोगे? जब इस ब्लड में यहाँ पे क्या होगा, कुछ प्रेशर बनाया जाएगा, तो प्रेशर की वजह से वो क्या करेगी, कैपिलरी की वॉल से प्लाज्मा निकलना चाहेगी। क्लियर है? समझ में आई नहीं आई? जैसे मान लेते हैं अभी इस क्लासरूम में 100 बच्चे हैं, ठीक है, वो खुद भी जा सकते हैं बाहर, पर अब अभी हम ये अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे कई सारे बच्चे हैं। यहाँ पे जब बहुत ज्यादा बच्चे हो जाएंगे, है ना, तो हो सकता है बैठने की जगह ना हो, सफोकेशन होने लग जाए, तो कुछ जो है उस प्रेशर में आकर के खुद ही क्या चले जाएंगे बाहर। ऐसे ही होगा ना? समझ में आई? जैसे मान लेते हैं अगर मैंने यहाँ पे एक बाल्टी पानी डाल दिया इस क्लासरूम में, तो वो क्या पानी यहाँ से बाहर जाने लग जाएगा, गेट से जाएगा कि नहीं जाएगा? एक बाल्टी पानी क्यों जाएगा? एक रूम में मैंने एक बाल्टी पानी यहाँ डाल दिया, बहुत बड़ा कमरा है, कुछ नहीं होगा, वो तो यहीं पड़ा रहेगा, है ना। लेकिन मैं कहूँ एक बड़ा सा टैंक लेके आते हैं, है ना, 5000 लीटर का, या हो सकता है 50,000 लीटर का मान लेते हैं, उसका टैप खोल दिया मैंने और दरवाजे बंद कर दिए, तो वो जब 50,000 लीटर पानी भर जाएगा तो कुछ समय बाद क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होने लग जाएगा और वो पानी धीरे धीरे उस प्रेशर के अंदर क्या होगा, यहाँ से बाहर निकलेगा। समझ में आई? तो हाई प्रेशर के अंदर जो वॉल पे प्रेशर पड़ेगा उसकी वजह से मूवमेंट होगा किधर की तरफ, बाहर की तरफ। तो यहाँ पे भी आप देखिए ब्लड कैपिलरीज क्या करना चाहती है, प्लाज्मा को बाहर निकालना चाहती है, क्योंकि प्लाज्मा में क्या डिसॉल्व है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। तो बाहर निकलने के लिए बच्चे किसकी रिक्वायरमेंट है, हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट है। बिना हाई प्रेशर के ये यहाँ से निकल नहीं पाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो हाई प्रेशर बहुत जरूरी है। अब जैसे आपने कहा कि इस पाइप में लो प्रेशर है, तो ये पानी ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, है ना। कई बार ऐसा होता है ना, आपने कार वॉश करी, टैप बंद कर दिया और पानी को ऐसे कॉइल करके रख दिया, तो उसमें जो बचा वाला पानी है क्या वो बाहर निकलने लगता है अपने आप, या ऐसे ही रखा रहता है? जब आप ऐसे ही कॉइल करके ऐसे रख देंगे तो ऐसे चुपचाप पड़ा रहेगा। आप जब फिर से प्रेशर उसमें डालेंगे, मतलब टैप खोल देंगे और वापस से वो जब फ्लो आना चालू होगा तो पानी बाहर निकलना चालू होगा, फ्लोट करना चालू होगा।
ऐसे ही होता है। यस तो लो बीपी की वजह से प्लाज्मा बाहर नहीं निकलता है। जब प्लाज्मा बाहर नहीं निकलता तो हमारे सेल्स को ऑक्सीजन वगैरह और ग्लूकोज वगैरह नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर कैसे लाएंगे, अगर मैं फ्रूटी पीता हूं तो क्या मैं अपने ब्लड में ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं, बढ़ा रहा हूं सर बड़ा मत करो सर, एक बार सी समझो, क्या? आप भी समझाओगे ये करता कैसे? नहीं समझ क्या? सर आप पूछ रहे हो सर, ये लाइक वो वॉल्यूम बढ़ाता कैसे? जैसे बच्चे हम फ्रूटी पियेंगे तो फ्रूटी कहाँ जाएगी, स्टमक में। ये इसोफेगस है, ये स्टमक है, फिर ये इसके बाद इंटेस्टाइन है। तो अल्टीमेटली जो आपने खाया, जैसे मान लेते हैं ये फ्रूटी आ रही है, तो फ्रूटी यहाँ पहुंची, यहाँ आ गई, उसका डाइजेशन हो गया, यहाँ डाइजेशन हो गया उसका सारा। अब वो किस में कन्वर्ट हो गई, किस में कन्वर्ट हो गई बच्चे, ग्लूकोज में। ठीक है, उस ग्लूकोज को क्या करेंगे हम, क्या उसको अब हम ब्लड वेसल में डाल देंगे, बताइए। ग्लूकोज क्या ब्लड वेसल में चला जाएगा, तो क्या ब्लड का जो वॉल्यूम है वो अब बढ़ जाएगा। अच्छा ग्लूकोज चला जाता है ना डायबिटीज के चक्कर में? ग्लूकोज ग्लूकोज के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। पर ऐसे तो सर जिसके लिए ब्लड नहीं एक सेकंड से, सर जिसको डायबिटीज है सर उसका ब्लड प्रेशर उनका लो हो नहीं सकता ऐसे? नहीं नहीं, ग्लूकोज बच्चे होता है, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि ग्लूकोज होता ही है। सर बट सर जैसे मेरे पापा को डायबिटीज है, हाँ, ठीक है, फिर उनको लो प्रेशर अब हो नहीं सकता वैसे, क्योंकि उनके ब्लड में शुगर तो है ही हमेशा, ज्यादा क्वांटिटी में होती है। ज़्यादा बच्चे ऐसा नहीं होता है। ब्लड वॉल्यूम जो है ग्लूकोज की वजह से जो बढ़ रहा है, यहाँ पे जो हम बढ़ा रहे हैं ये इंस्टेंट बढ़ा रहे हैं, अभी के लिए बढ़ा रहे हैं। कुछ देर बाद ये सारा जो ब्लड है उसका जो ग्लूकोज है वो सेल्स में पहुंच जाएगा, तो ये फिर से लो हो जाएगा। लेकिन तब तक हम ट्रीटमेंट करेंगे, हम कुछ और उपाय करेंगे। एक इंस्टेंट आपको अगर बढ़ाना है ना ब्लड प्रेशर, तो हम इस तरीके का कंजम्पशन करके प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ग्लूकोज ब्लड में ज़्यादा होना इज नॉट इक्वल टू कि भाई ब्लड प्रेशर हमेशा ज़्यादा ही रहेगा, वो आप बड़े लेवल पे समझोगे। तो देखिए ब्लड वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा हुआ क्योंकि हमने ग्लूकोज का कंजम्पशन कर लिया, क्योंकि हमने फ्रूटी ली थी तो डाइजेशन हुआ एंड ग्लूकोज बना और ब्लड वॉल्यूम बढ़ा। ब्लड वॉल्यूम बढ़ा तो अल्टीमेटली क्या बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो अब जो सेल्स हैं, अलग अलग जो सेल्स हैं, उनको क्या मिलने लग जाएगा, उनको मिलने लग जाएगा उनका ग्लूकोज। क्योंकि क्या होगा, जो प्लाज्मा है वो बाहर निकलेगा और प्लाज्मा यहाँ क्या बन जाएगा, टिश्यू फ्लूइड। हमने काफ़ी पहले डिस्कस किया था, प्लाज्मा ही अल्टीमेटली क्या बन जाता है, टिश्यू फ्लूइड बन जाता है। क्लियर। फिर बनाओ फिर। हाँ बना ले सकते हो। थोड़ा फ्रूटी एक्चुअली अच्छी चीज़ है। नहीं बच्चे, ऑर्गेनिक नहीं है ना, सिंथेटिकली मेड है। सुबह टेस्ट बहुत अच्छा है। मैं जब ट्रिप पे गया था मैंने फ्रूटी लेके गया था मेरे साथ। अच्छा, कहाँ कहाँ गए थे आप? अच्छा वहाँ गए थे जिम कॉर्बेट। यस सर, शेर तो देखा था सर। क्या क्या दिखा था? सर हाथी दिखा था। बस हाथी। हाथी सर, फिर वो सर बेसिकली सर जैसे हमारे डॉगीज होते हैं सर, हाँ, तो वहाँ पे लाइक फॉरेस्ट की वो डियर होता है, स्पॉटेड डियर, अच्छा। बस वो दिखा था।
हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टरीज और वेन्स के बाद कैपिलरीज का। कैपिलरीज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम एक टाइप की सेल होती हैं जिनका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके से बहुत थिन, है ना, बहुत थिन ऐसी सेल्स होती हैं। ये इनका ये न्यूक्लियस है बीच बीच में, तो ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है। इसी से ही मिलती हैं, ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, जिनसे मिलकर बनती हैं क्या, कैपिलरीज। तो कैसे बनती हैं कैपिलरीज का शेप कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो गई कैपिलरीज। ठीक है, और ब्लड कहाँ रहेगा, ब्लड यहाँ फ्लो करेगा। ठीक, यहाँ पे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम को हम क्या नाम दे देते हैं, एंडोथेलियम भी बोल सकते हैं, एंडोथेलियम। ठीक है, अब जो कैपिलरीज होती हैं उनका फंक्शन क्या होता है। एक बात और भी लिख लेना कि दे हैव नैरोएस्ट ल्यूमन। सबसे छोटा ल्यूमन इन्हीं का होता है, आर्टरीज और वेन्स में सबसे छोटा ल्यूमन इन्हीं का होता है। फंक्शन समझते हैं, फंक्शन है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ O2। आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ O2 का मतलब ब्लड से, ब्लड कैपिलरी से बाहर निकल के ही जो है सेल के अंदर क्या जाती है, ऑक्सीजन जाती है। तो क्योंकि यहाँ पे सेल काफ़ी पतली होती है, ये लेयर जो है काफ़ी पतली होती है, तो यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल सकती है इजीली। तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आउटवर्ड डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन टुवर्ड्स सेल। फिर नेक्स्ट लिखेंगे दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवर्ड डिफ्यूजन ऑफ CO2 टुवर्ड्स ब्लड। ब्लड की तरफ आने में भी CO2 का रोल यही प्ले करती है। ठीक है, कुछ WBCs भी इसी जगह से बाहर निकलती हैं। सम WBCs आर ऑल्सो squeezed out to make मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस क्या है, एक टाइप ऑफ सेल है, टाइप ऑफ सेल responsible for phagocytosis of pathogen।
फैगोसाइटोसिस मतलब किलिंग। ठीक है, तो ये था बेसिकली कैपिलरीज के बारे में, जिसमें हमने उसका स्ट्रक्चर देखा और उसके कुछ फंक्शंस को भी डिस्कस किया। क्लियर है? हाँ सर। पढ़ें? सर फागोसाइटोसिस वो है ना, लाइक जब वो हो जाते हैं डेवलपमेंट। हाँ, जो बाहर के पैथोजेंस होते हैं ना, उनकी किलिंग करने के लिए कुछ स्पेसिफिक सेल होते हैं। मैक्रोफेजेस उन सेल का नाम होता है। हमने बहुत शुरू में एक डायग्राम बनाया था। डायग्राम कुछ इस तरीके का था, ये हमने हार्ट ड्रॉ किया था ऐसे, जिसमें हमने ऐसे बताया था ये राइट आर्टरिया है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट आर्टरिया है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। फिर हमने ये भी कहा था कि इधर की तरफ लंग्स होते हैं, है ना? ऐसे ही था ना बच्चे? और इधर हमने ड्रॉ किया था टिश्यू एरिया। तो आपको याद होगा, एक तो ब्लड वेसल यहाँ से यहाँ जाएगी, है ना? एक ब्लड वेसल यहाँ से यहाँ जाएगी, एक ब्लड वेसल फिर यहाँ से यहाँ आएगी और फिर यहाँ से यहाँ चली जाएगी। क्लियर है? ऐसा डायग्राम ड्रॉ किया था कि नहीं किया था? तो ये जो सर्कुलेशन है, जो देखिए इस जगह से निकल के ब्लड इस जगह जा रहा है, लंग्स में जा रहा है और लेफ्ट आर्टरिया में आ जा रहा है। इसको बोलते हैं बच्चे पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं इसको? जो हार्ट के इस चैम्बर से राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है, लंग्स की तरफ जाता है, वहां CO2 को दे देता है, O2 को ले लेता है और वापस कहाँ जाता है? लेफ्ट आर्टरिया में। ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है। पल्मोनरी वर्ड मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम किसके लिए वर्ड यूज करते हैं, ये लंग्स के लिए बताया था। और ये वाली जो सर्कुलेशन है, जो यहाँ से ब्लड पिक होता है टिश्यू साइड से डीऑक्सीजनेटेड, राइट आर्टरिया में जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर ये इधर इधर वाली जो सर्कुलेशन है, इसको हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। आप इस तरीके का डायग्राम ड्रॉ करके बस लिख लीजिए कि ऊपर जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन, नीचे जो फ्लो हो रहा है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंडर आता है।
ठीक। एक होता है बच्चे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। जैसे आप अभी तक क्या पढ़ रहे हैं कि एक हार्ट होता है, इसको ड्रॉ मत करना है ना, एक हार्ट होता है, इसको अभी लिखना मत, रुक जाओ। यहाँ से आयोटा, फिर आर्टरी, इस तरीके की सारी चीज़ें होती हैं। आर्टरी जो है फिर कई सारी क्या बना देती है, कैपिलरीज बना देती है। फिर वो क्या करती है, किसी ऑर्गन में, जैसे मान लेते हैं अभी किडनी है, तो किडनी को ब्लड सप्लाई दे रही है, हाँ, ये आर्टरी। फिर वहाँ से क्या बन जाता है, एक वेन्स बन जाती है, और फिर से वापस ब्लड का जो है हार्ट में डिलीवरी हो जाती है। तो हार्ट जो है ब्लड पंप करता है, एक पर्टिकुलर ऑर्गन के पास जाता है, वहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, O2 को दे दिया जाता है, CO2 को यहाँ से ले लिया जाता है, एंड देन वापस हार्ट में ब्लड डाल दिया जाता है। ये है एक नॉर्मल सर्कुलेशन जो हम जनरली पढ़ते हैं। लेकिन हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में थोड़ा सा इससे क्या होता है, डिफरेंट मामला रहता है। यहाँ क्या होता है, आप लेते हैं आपकी एलिमेंट्री कैनाल है ना, जिसमें आप ये स्टमक ड्रॉ करते हैं, इंटेस्टाइन ड्रॉ करते हैं, तो हम ये जानते हैं कि हार्ट से ब्लड निकला होगा, हार्ट से ब्लड निकला होगा। ब्लड कहाँ जाएगा बच्चे, ऑर्गन्स तक जाएगा। तो ये मान लेते हैं कि हम यहाँ पे पहुंच गया, इंटेस्टाइन में पहुंच गया। अब यहाँ से क्या बन जाएंगी, वेन्स बन जाएंगी। ये वेन्स किधर जानी चाहिए थी, क्या ये वापस हार्ट में जानी चाहिए थी, लेकिन वो कहता है कि हार्ट में नहीं जाएगी, ये कहता है कि पहले जाएगी एक और ऑर्गन में। कौन सा है वो ऑर्गन, तो कहता है कि ये जाएगी लिवर में। ये कहाँ जाएगी, लिवर में। लिवर में जाके पहले अपनी कैपिलरीज बनाएगी इस तरीके से, फिर वो कैपिलरीज फिर से मर्ज हो जाती हैं, और फिर यहाँ से ब्लड जाएगा किधर की तरफ, हार्ट की तरफ। तो एक यहाँ पे इसने क्या ले लिया, दूसरा ऑर्गन ले लिया। यहाँ पे तो ऑर्गन नंबर 1 था, ये ऑर्गन नंबर 1 है, लेकिन एक ऑर्गन नंबर 2 जो कि बेसिकली क्या है, लिवर, इस ऑर्गन नंबर 2 से होते हुए ब्लड किधर जाएगा, हार्ट की तरफ जाएगा। तो ये जो सिस्टम बना ना, इस इंटेस्टाइन और इस लिवर के बीच में, यही है बच्चे क्या, हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन। समझ में आई, समझ में आई। हाँ, यहाँ जैसे एक हार्ट से निकलता है तो ऑर्गन पे जाता है, ऑर्गन से फिर से हार्ट पे आ जाता है, लेकिन यहाँ कह रहा है हार्ट से निकला, इस ऑर्गन तक तो गया, लेकिन यहाँ से वापस हार्ट में न जाकर के लिवर में गया। तो लिवर की सेल्स को हम बोलते हैं, लिवर की जो सेल्स होती है ना, लिवर सेल्स, उनका नाम होता है बच्चे हेपेटोसाइट्स। तो हेपेटोसाइट्स सेल के नाम पे हमने सिस्टम का नाम क्या रख दिया, हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन। समझ में आई, ठीक है। अब आप इसको लिख सकते हो,
हाँ ये लिख लेना कि ये नॉर्मल सर्कुलेशन है, ये वाला नॉर्मल सर्कुलेशन, और ये वाला कौन सा सर्कुलेशन है, ये पोर्टल सर्कुलेशन है। पोर्टल सर्कुलेशन में आपकी जो ब्लड है वो हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन है, जिसमें ब्लड जो है हेपेटोसाइट्स तक जा रहा है। ठीक है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है ना। हाँ सर। आप इस पूरे चैप्टर की एक बार रीडिंग कर लेंगे। आपको इस चैप्टर की डीपीपी मिली है कि नहीं मिली है? बस चैप्टर की डिग्री सर। ठीक है, तो अभी मैं आज या कल मैं आपको ग्रुप पे इसको सेंड करा दूंगा, है ना, इस चैप्टर की डीपीपी भी। उसको सॉल्व करना, रिवाइज करना चैप्टर को। सर मेरा पिछले मंडे से एग्जाम चालू है तो मैं पढ़ नहीं पाऊँ। अच्छा कोई बात नहीं, मंडे से ही एग्ज़ाम है आपके। हाँ सर। तो आप क्लासेस लोगे फिर? तो मम्मी बताएगी सर मुझे भी। ठीक है, कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होगा? सर सुबह सुबह सर 1 घंटा। अच्छा, एक एक घंटे का। हाँ तो ज़्यादा, 2-3 चैप्टर्स ही आ रहे हैं ना हर सब्जेक्ट में। हाँ अच्छा, बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है या साइंस के अंदर ही बायोलॉजी पढ़ रहे हो? सर बायो तो सब्जेक्ट है सर, बट यूनिटी में ना एक तो 40 मार्क्स में से 14 मार्क्स बायो होता है, 13 मार्क्स का साइंस और फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है। ठीक है ठीक है। ठीक है, तो ज़्यादा लोड नहीं है, फिर तो हो जाएगा, है ना। सर सबके दो दो आते हैं जैसे। हाँ सर। सर 13 मार्क्स के 2 चैप्टर है सर, वो भी कोई 30 या मतलब 40 पेज। ठीक है ठीक है, फिर अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं ख़त्म, आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं कि सीरियल ऑर्डर में क्या आता है, फिर उसको स्टार्ट करेंगे। आप बाकी मैम से ग्रुप में डिस्कस कर लो या कॉल कर लो, जिसमें आप बोल दो कि हाँ एक रिवीजन उसके लिए क्लास के लिए चाहिए आपको, और आपको वर्कशीट चाहिए। सर रिवीजन नहीं चाहिए सर, मेरी बात है, मुझे बस एक वो चाहिए, क्या कहते हैं, रिवीजन पेज चाहिए। हाँ तो वो आप मैम से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, बाय।